नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित इकाई 1 का हिंदी का भाषिक स्वरूप टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम हिंदी की स्वनिम व्यवस्था और उसके अंतर्गत खंड एवं खंडेतर जो स्वन है स्वनिम व्यवस्था के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हिंदी का भाषिक स्वरूप के अंतर्गत भाग 3 है। इससे पहले 2 वीडियो इसी टॉपिक पर आ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा एक बार वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था। तो हिंदी की स्वनिम व्यवस्था जानने से पहले हम समझ लें स्वनिम विज्ञान क्या है। तो वह विज्ञान जिसमें किसी भाषा में प्रयुक्त स्वनिमों पर विचार किया जाता है, इसके अंतर्गत उस भाषा के स्वनिमों उपस्वनिमों का निर्धारण करते हुए उनका वितरण, संयोग, अनुक्रम आदि का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। यानी जो प्रत्येक भाषा जो है उसका अपना ही एक भाषिक स्वरूप है, और जो एक व्याकरणिक होता है भाषा का, जब भी हमें शुद्ध रूप का ज्ञान करना होता है, उसका अध्ययन करना होता है, तो हमें उससे पहले उसके व्याकरण को समझना होता है। और हिंदी भाषा के स्वरूप को समझने के लिए हमें उसकी स्वनिम व्यवस्था और उसका वर्गीकरण, उसकी शब्द रचना, रूप एवं वाक्य भेद जो है, इन सभी का अध्ययन करना पड़ेगा। तो जो स्वनिम विज्ञान है उसके अंतर्गत हम इन सभी का अध्ययन करते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था कि स्वन क्या है। तो स्वन को ही कहते हैं ध्वनि, और उसके अंतर्गत हमने स्वर और व्यंजन के वर्गीकरण का आधार डिस्कस किया था। और आज हम बात करेंगे खंड एवं खंडेतर ध्वनियां क्या हैं। तो स्वनिम की परिभाषा। तो स्वनिम किसी भाषा की मूलभूत इकाई जो होती है वो स्वनिम कहलाती है। स्वनिम शब्द स्वन से बना हुआ है। अमित जी गुड इवनिंग। तो स्वनिम शब्द स्वन से बना हुआ है, और स्वन का अर्थ होता है वाक ध्वनि। यानी भाषा विशेष में जो प्रयोग करने पर ये वाक ध्वनि जो होती है, जिनसे अर्थ भेदक होकर स्वनिम कहलाती है, जिनसे हमें अलग अलग उनका अर्थ पता चले। उसका हम अभी उदाहरण के माध्यम से उसको समझेंगे। तो जिसमें हमें अलग अलग उसका अर्थ भेद पता चले तो वो स्वनिम कहलाती है। स्वनिम या ध्वनि भाषा की सबसे लघुतम इकाई मानी जाती है। तो जैसे कोई शब्द है, कोई ध्वनि है ला, तो अगर हम इस ला जो ध्वनि है इसका कई प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ला आ की मात्रा लगा के, ई की मात्रा लगा के, ए की मात्रा लगा के, तो हम उसे कई प्रकार से उसको उच्चारित कर सकते हैं। जैसे उल्टा है, तो उल्टा में उच्चारित जो ला होगा उसमें जीभ अलग प्रकार से, एक उसकी जो दिशा होगी वो अलग प्रकार से होगी। अब लो बोलेंगे तो जो उसमें जो जीभ होगी उसमें दांतों के आगे थोड़े रगड़ के आगे बाहर जाएगी। और अगर ले बोले तो उसमें जो उच्चारण के टाइम ला वर्ड वो जो है ध्वनि जो है वो ला ही है, लेकिन हम उसको अलग अलग प्रकार से जब हम उच्चारित कर रहे हैं, केवल ला जब बोल रहे हैं बिना किसी मात्रा के, तो उसमें जीभ उल्टी हो जा रही है ला। और जब हम लो बोलते हैं तो उसमें जीभ दांतों के पास जाके आगे बढ़ रही है। और ले अगर बोल रहे हैं तो उसमें कुछ आगे खिसकती है। और अगर ला बोले जिसमें आ की मात्रा के साथ प्रयोग करें तो सबसे अधिक आगे आ जाती है। तो इस प्रकार ये जो जीभ का जो ये टंग ट्विस्ट होती है, तो ये जो है स्वनिम व्यवस्था के अंतर्गत ही आएगा। तो जैसे ला ध्वनि का उच्चारण इन चारों जो शब्द देखे हमने, चारों जो वर्ड देखे, उसमें सब में ही अलग अलग है, समान नहीं है। तो जो उच्चारण स्थान के आधार पर एक दूसरे से सभी अलग हैं, और ये ध्वनियां एक समान तो बिल्कुल नहीं है। तो जो ला जो है, एक जो पहला जो ध्वनि है, तो ला होगा स्वनिम। लेकिन जो हमने ला को कई प्रकार से यूज कर लिया, जैसे ला के साथ जो मात्राएं यूज की, 12 खड़ी के आधार पर जो मात्राएं यूज करी, तो वो उपस्वन हो जाएंगे। तो उपस्वन की भी एक बार परिभाषा देख लेते हैं। उपस्वन क्या है। तो स्वनिम एवं उपस्वन का अर्थ। तो वर्णमाला की ध्वनियां स्वनिम है, यानी जो मूल जो ध्वनियां हैं सभी आ से लेकर ज्ञा ज्ञानी तक, तो वो सभी
वर्णमाला की ध्वनियां स्वनिम कहलाती हैं। और शब्दों में जब उनका प्रयोग करते हैं, उनका जो भी रूप हम शब्दों में प्रयोग कर रहे हैं वो उपस्वन कहलाता है। तो जिसमें ला के माध्यम से मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। स्वनिम एवं उपस्वनिम का जो अंतर है वो बिल्कुल। प्रतिमा जी हेलो। और स्वनिम एवं उपस्वनिम का अंतर क्या है? वेरी गुड इवनिंग मैम। तो स्वनिम जो है, स्वनिम जाति के समान है, यानी जो ध्वनियां हैं बिल्कुल एक पूरे जाति के समान है, पूरा एक उनका एक क्रम है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। तो स्वनिम एक परिवार है, लेकिन और जो स्वनिम एक पूरे परिवार की तरह होगा, और इसमें हम समझेंगे। नीलम जी गुड इवनिंग। तो स्वन को जब हम देखेंगे वो एक उसके परिवार के सदस्य के समान होगा, एक जाति के सदस्य के या व्यक्ति के समान होगा। तो ये स्वनिम क्या है? स्वनिम पूरी एक जाति के लिए जब बात होगी वो पूरे स्वनिम है, यानी आ से जब हम ज्ञा तक बात करते हैं तो वो स्वनिम हो गए। और अगर हम उसमें से कोई ला ध्वनि ले ली, उसको हमने कई प्रकार से यूज कर लिया अपने किसी भी शब्द में, तो तब वो जैसे खाली है और गाली है, लाली है, तो ये जो शब्द हैं इनमें हमने का वर्ड यूज किया, का जो है ध्वनि उसको प्रयोग किया है, का प्रयोग किया, काली शब्द में का प्रयोग किया और ला प्रयोग किया। तो ये जब हमने का के साथ आ की मात्रा प्रयोग कर दी तब ये उपस्वन हो गया। लेकिन अगर हमने का जो वर्ड है मूल जो ध्वनि है वो स्वनिम है। तो स्वनिम जाति के समान है और स्वनिम एक परिवार है। तो और स्वनिम की एक मानसिक सत्ता होती है, यानी मानसिक सत्ता क्या है कि ये जो वास्तविक रूप में जब उच्चारण और श्रवण करते हैं तो वो हम जैसे ला का जो हमने यूज किया था, ला को ही हम लेते हैं बार बार, जिसमें हमने 4 प्रकार से उसका यूज देखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक भौतिक सत्ता हो गई, लेकिन जो जिसे हमने अलग अलग प्रकार से प्रयोग कर लिया तो ये एक भौतिक सत्ता हो गई। लेकिन अगर हमने उसका जो मूल रूप में प्रयोग किया तो वो एक मानसिक सत्ता होगी। और स्वनिम अर्थभेदक होते हैं। तो स्वनिम जो है उनसे हमें अर्थभेदक होते हैं और स्वनिम भाषा में महत्वपूर्ण है। कोई भी भाषा जो है उसके लिए स्वनिम व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो जैसे एक ही स्थिति में 2 अलग अलग स्वनिम आने से अर्थ यानी अर्थ तो बिल्कुल बदल ही जाता है। अगर हम एक ही भाषा है, कुछ भी एक ही स्थिति में अगर हम 2 जो स्थिति में एक ही स्वनिम बार बार प्रयोग कर रहे हैं तो उससे बिल्कुल अर्थ बदल जाएगा। और अब बात करेंगे उपस्वन क्या है। तो उपस्वन जात के सदस्य व्यक्ति के समान है। तो जैसे ला जो वर्ड था उसमें अभी हमने देखा कि आ से ज्ञा तक जो सभी ध्वनियां हैं वो स्वनिम है। और अगर हमने उसमें से कोई एक ध्वनि का ले लिया तो का में काली हमने जो वर्ड यूज किया तो का में जो हमने आ की मात्रा लगा के उसको प्रयोग किया तो वो उपस्वन हो गया, क्योंकि हमने उसका दूसरा रूप प्रयोग किया है। मूल रूप जो है वो स्वनिम है। तो इसमें से हमने कोई भी, तो उपस्वन वही होगा कि हमने जाति में से पूरा एक ग्रुप है उसमें से हमने एक वर्ड उठा लिया, तो एक पूरे जाति के एक सदस्य व्यक्ति के समान उपस्वन है, पूरी एक जाति नहीं हो सकती। और उपस्वन उस परिवार का एक सदस्य है। और उपस्वन जो कि एक स्वनिम एक परिवार है, उसका एक उस परिवार का एक सदस्य माना जा सकता है। जैसे का, की, के, ये जो पूरा 12 कड़ी में जो प्रयोग करते हैं अलग अलग मात्राओं के साथ, तो उस परिवार का एक पूरा सदस्य समझा जाएगा। और उपस्वन की भौतिक सत्ता होती है और उपस्वन अर्थभेदक नहीं होते हैं और उपस्वन भाषा में महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो थे उपस्वन और स्वनिम का अंतर है, जिसमें उपस्वन और आपको एक उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ समझ में आ ही गया होगा। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्वनिम के भेद अब बात करते हैं। स्वनिम क्या है? तो स्वनिम के भेद 2 होते हैं, खंड स्वनिम और खंडेतर स्वनिम। तो स्वनिम को 2 प्रकार से बांटा गया है, खंड स्वनिम और खंडेतर स्वनिम। तो पहले देखते हैं खंड स्वनिम क्या है। तो जिन स्वनिमों को
अलग अलग खंडित किया जा सके उन्हें खंड स्वनिम कहते हैं। इनकी स्वतंत्र सत्ता होती है और खंड स्वनिम के दो उपभेद हैं। तो अब जो स्वनिम हमने जब पढ़ा तो स्वनिम के अंदर का दो भेद थे, खंड स्वनिम और खंडेतर स्वनिम। अब हम खंड स्वनिम पढ़ रहे हैं तो खंड स्वनिम के दो उपभेद भी हैं, वो स्वर स्वनिम और व्यंजन स्वनिम है। तो देखते हैं स्वर स्वनिम कौन कौन से हैं। तो स्वर वैसे भी हम एक बार उसकी डेफिनेशन के आधार पर उसको हम पढ़ चुके हैं। तो जिन स्वर ध्वनियों के अर्थभेदक न्यूनतम युग्म हिंदी में मिलते हैं वे सभी स्वर स्वनिम हैं। अर्थात हिंदी भाषा में 10 या 11 स्वर स्वनिम है। वैसे 11 होते हैं लेकिन कई जगह पर ये 10 भी दिए जाते हैं, जिसमें ऋड जो है इसको नहीं उसमें प्रयोग किया जाता है स्वर में। तो आ से लेकर जो अ तक के जो वर्ण हैं वो स्वर स्वनिम कहलाते हैं। इसमें कई विवादास्पद भी हैं, तो मेन जो है वो यही है कि आ जो भी सभी हैं स्वनिम ये अर्थभेदक होते हैं। अर्थभेदक कैसे? जैसे छोटा ई है तो छोटे ई से क्या बनेगा? मिल, और बड़ी ई से मील। अब इन दोनों को अगर हम देखें तो दोनों अलग अलग मात्राएं हैं और इनका प्रयोग करने से दोनों को जब हमने दोनों शब्दों का एकदम से अलग अर्थ है। और जैसे कुल एक वर्ड हो गया जिसमें ओ की मात्रा प्रयोग की, और एक जो हो गया कीट तो इसमें बड़ी की मात्रा प्रयोग की। तो ये एक अर्थभेदक यही होता है कि दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है। तो ये स्वर ध्वनियां जो होती हैं ये अर्थभेदक होती हैं। और व्यंजन स्वनिम की बात करें तो व्यंजन स्वनिम के भी ऐसे ही अर्थभेदक न्यूनतम युग्म बताए जा सकते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं जो जिसमें 2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये कौन कौन से व्यंजन हैं? का वर्ग है, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग, और पा वर्ग में इसको बांटा गया है 5 वर्ग में। और उसके बाद रुपेश जी नमस्कार। और अंतस्थ व्यंजन है जिसमें या, रा, ला और वा आएगा, और ऊष्म व्यंजन में शा, शा और सा और हा आएगा। और संयुक्त व्यंजन में छा आएगा, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये सभी जो है जो आपके व्यंजन स्वनिम है जिसमें से 33 जो है व्यंजन है, उसके अतिरिक्त दो अतिरिक्त व्यंजन में डा डलिया और डा ढक्कन आता है, वो अतिरिक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और 4 संयुक्त व्यंजन है। तो ये सभी व्यंजन स्वनिम है। तो व्यंजन स्वनिम को भी एक अर्थभेदक ही होते हैं, जिसमें जैसे का है वर्ड तो का से कड़ा हो गया, खा से खड़ा हो गया। तो इस प्रकार के हैं। जैसे चा वर्ग ले लें तो चा में चल हो गया, छल हो गया, जल और झल। तो ये सभी जो है अर्थभेदक न्यूनतम युग्म हो सकते हैं। ये सभी उसी के उदाहरण हैं। और कुछ विवादास्पद भी हैं, जैसे कि ड़ा जो है वो ना को एक सीमा तक स्वनिम माना गया है, और लेकिन जो ना को स्वनिम और जैसे ये जो पंचम वर्ण होते हैं ना उसके बारे में कुछ विवाद चलता रहता है। तो लेकिन जो मेन है वो यही स्वनिम है, व्यंजन स्वनिम। अब बात करते हैं खंडेतर स्वनिम। इनका अलग से उच्चारण नहीं हो सकता है, अतः कुछ लोग इन्हें स्वनिम ना कहकर ध्वनिग्रामिक कहते हैं। तो ये जो खंडेतर स्वनिम होते हैं इनका एक अलग से उच्चारण नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इन्हें ध्वनिग्रामिक भी कहते हैं। और हिंदी में खंडेतर स्वनिम पर बालाघात और अनुतान और दीर्घता ये सभी अलग अलग है। अनुनासिक तथा संहिता नाम जो ये सभी 5 जो हैं ये ध्वनिग्रामिक है, क्योंकि इनके न्यूनतम युग्म मिल जाते हैं। तो जो भी खंडेतर स्वर हैं उन पर, जो हिंदी में जो भी खंडेतर स्वर हैं उन पर बालाघात और अनुतान, दीर्घता और अनुनासिकता और संहिता जो है इनको हम एक बार समझ लेते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले बात करेंगे सुर यानी अनुतान जो है। तो कहीं पे सुर भी कहते हैं उसको और कहीं पे अनुतान भी वर्ड प्रयोग होता है। तो ध्वनि उत्पन्न करने वाली कंपन आवृत्ति सुर का प्रमुख कारण होती हैं। तो कहीं पे सुर जो है
वो ऊपर जाएगा, कहीं पे नीचे जाएगा, तो सुर के 3 भेद बताए गए हैं, उच्च, निम्न और सम। ये सुर के भेद हैं। तो उच्च में जो है सुर जो ऊपर जाता है, और निम्न में ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और सम में बिल्कुल बराबर रहता है। जैसे कहा गया कि श्याम गया, तो एक सामान्य जैसे जानकारी है कि श्याम गया। अब अगर उसको श्याम गया को अगर मैंने एकदम से श्याम गया एक आश्चर्य सा व्यक्त कर दिया, तो वहां पे एक अलग सुर में प्रयोग कर लिया उसको, तो इसके आधार पर भी कुछ भेद हो जाते हैं। तो जैसे कहने का मीन्स यही है कि जहाँ पे आपको एक अलग प्रकार से जो स्वर का जो ऊपर, उच्च, निम्न और सम जो भेद है, उसके आधार पर जब हम प्रयोग करते हैं शब्द युग्मों का, तो तब हमें पता चलता है। तो वो जो कहलाएगा खंड जो ध्वनियां होती हैं वो सुर या अनुतान के आधार पर वर्गीकृत की गई हैं। अब बात करेंगे बलाघात क्या है। तो जब किसी ध्वनि का उच्चारण करते समय विशेष रूप से बल दिया जाए तो उसे बलाघात कहते हैं। जब कोई, जैसे एक एग्जाम्पल है कि मुझे एक खिड़की वाला मकान चाहिए, तो इसका अर्थ यही हुआ कि मुझे वह मकान चाहिए जिसमें एक खिड़की हो, दो नहीं, कि मुझे एक खिड़की वाला मकान चाहिए। तो मतलब जो एक वर्ड है उसमें मैंने एक बहुत ज्यादा बल दे दिया कि मुझे एक खिड़की वाला मकान चाहिए। तो यहाँ पे उच्चारण करते समय विशेष रूप से बल दिया गया है एक खिड़की वाला पर। और अगर हमने इसको दोबारा अगर दूसरी तरह से कहें कि मुझे एक खिड़की वाला मकान चाहिए, खिड़की वाला मकान चाहिए, तो खिड़की वाला पे अगर हमने थोड़ा उसको हाईलाइट कर दिया, उसको थोड़ा उस पर विशेष बल दिया, तो इसका अर्थ ये होगा कि मुझे एक मकान चाहिए जिसमें खिड़कियां हों। बिना खिड़की वाला मकान मतलब मुझे नहीं चाहिए। तो इसमें जैसे हम अपना उच्चारण कर रहे हैं ना, उसके आधार पर जो किसी चीज पे विशेष बल दे देते हैं तो उसे बलाघात कहते हैं। जैसे इसमें ही मैंने बताया कि मुझे एक खिड़की वाला मकान चाहिए, तो उस चीज में एक खिड़की वाले पे मैंने ज्यादा जोर दिया है, और कहीं पे मैंने खिड़की वाला पे अगर ज्यादा जोर दे दिया तो वो अलग हो जाएगा। अब बात करेंगे मात्रा और दीर्घता क्या है। मात्रा भी कहीं कहीं कहते हैं, उसको दीर्घता भी कहीं कहते हैं। तो किसी ध्वनि के उच्चारण में लगा समय ध्वनि की मात्रा कहलाता है। तो मात्राएं जो आपको सभी को पता ही है, मात्राएं कौन कौन सी होती है। जैसे कहीं पे हमने बोला दिन, तो उसमें हमने छोटा ई यूज किया, छोटे ई से जो की मात्रा यूज की, और हमने बोला दीन, तो वो बड़ी की मात्रा यूज की है, प्रयोग की है, तो वहां पे एक अर्थ एकदम बदल जाएगा। तो जैसे बला है और उसको हमने बल्ला बोला, और लगी है तो उसको लगी बोला, तो इस प्रकार का कुछ कुछ चेंज है। द्वित रूप में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे अगर सामान्य में देखें तो कुल और कूल, तो एक मात्राओं का प्रयोग जो है, मात्रा से भी इसमें परिवर्तन आता है। यानी जो जैसे प्रयोग किया जन और जान, तो बिल्कुल अलग अलग अर्थ हो गए। और जैसे द्वित रूप में देखें तो बला और बल्ला, तो बल्ला मतलब विपत्ति और बल्ला खेलने का बल्ला, तो दोनों में एक अंतर आ गया सिर्फ मात्रा और उच्चारण से। तो ये कहलाएगी दीर्घता। और अब बात करेंगे अनुनासिकता। तो अनुनासिक को स्वर रूप में के गुण में जाना जाता है। ये अर्थवेदक इकाई होते हैं, यानी अनुनासिक जो है जिसमें जैसे सांस और सांस दोनों एक में जो दो अलग अलग चीज प्रयोग हुई हैं। जैसे सांस जो है वो श्वास को कहते हैं, और सांस यहाँ पे वो अनुनासिक प्रयोग हो गया। तो ये सांस, एक सांस जो पति या पत्नी की माता को कहते हैं, और गोद जो है वो अंक को कहते हैं, और गोंद एक चिपकने वाला जो पदार्थ होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो अनुनासिक के प्रयोग से भी काफी अर्थ बदल जाता है। ये जो दूसरा वाला सांस लिखा है वो सांस नहीं, वहां पे सांस हो तब यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा। तो सांस जो है वो सांस हो जाएगा, और सांस अगर बिना
चंद्र बिंदु के या बिना मात्रा के अगर किसी चीज को प्रयोग करें तब वो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। यहाँ पे अर्थ बिल्कुल बदल जाएगा। अब बात करें संहिता और संगम की। किन्हीं दो भाषिक इकाइयों के बीच कुछ समय के लिए रुकने पर उस उच्चारित समय का सीमांकन संगम या संहिता कहलाता है। तो जो दो भाषिक इकाइयां होती हैं उनके बीच कुछ भी बोलने से पहले कुछ रुकते हैं, जो उसमें कुछ उच्चारित करते समय जो सीमा कुछ हद तक जो हम रुक जाते हैं तो उसको हम सीमांकन कहते हैं। वो समय का सीमांकन कहलाएगा या संगम कहलाएगा या संहिता कहलाएगा। जैसे बोला सिरका, और अगर मैं सिरका बोला तो वो सिरका जो गन्ने के रस से बनता है वो हो जाएगा सिरका। अब लेकिन अगर सिर का बोला, सिर और फिर रुक के बोला का, सिर का, यानी जो सिर से संबंधित, यानी जो शीश जो है हमारा उससे संबंधित। अब होली है और होली के बाद होली, तो थोड़ा सा हमने जो अंतर दिया, रुक गए समय के साथ, कुछ समय दिया इसमें, तो भाषिक इकाइयों के बीच की होली और होली। होली एक त्योहार है जो कि सभी को पता होगा, और होली यानी कि हो लेना, यानी एक क्रिया है कि ऐसा हो लिया, देखो। तो ये एक कहलाता है संहिता या संगम, जिसमें हम दो भाषिक इकाइयों के बीच कुछ समय के लिए रुकते हैं। वहां पे बिल्कुल अर्थ एकदम से बदल जाता है। जैसे बन आया तो बन के आ गया, अब एक हो गया कि बनाया। तो कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल अर्थभेद कर देते हैं। ये ध्वनि के गुण हैं। ये सभी हमने जो बात की है कि बलाघात, अनुतान, दीर्घता, अनुनासिकता और संहिता, ये सभी क्या है? ध्वनि के गुण हैं। और जो ध्वनियों के साथ कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें ध्वनियों से अलग हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन ये ध्वनियां नहीं होती हैं, तो इन्हें ही खंडेतर ध्वनियां कहा जाता है या ध्वनि गुण कहा जाता है। जो खंडेतर ध्वनियां होती हैं, खंड ध्वनियां हैं, वहां पे जो मूल ध्वनियां हैं उनको ही प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को ही बांटा गया है स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि में। लेकिन जो खंडेतर ध्वनियां हैं तो वो एक जो ध्वनियों के कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें हम ध्वनियों से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो मूल रूप से ध्वनियां नहीं हैं, तो वही खंडेतर ध्वनियां कहलाती हैं। और उसके हमने कुछ उन जो ध्वनि गुण होते हैं उनको हमने आज अध्ययन किया है। अब बात करेंगे कुछ, आपको एक थोड़ा सा होमवर्क देने का टाइम आया है। तो अब बात करेंगे कवि एवं उनका जन्म काल। तो यहाँ पे 20 कवि होंगे और उनका जन्म काल है जो कि आपको नोट करना है। तो पेपर पेन जरूर ले लें, तो उनको नोट कर लें और उनको लर्न जरूर करना है। उससे संबंधित कुछ कल क्वेश्चन जरूर पूछूंगी, कौन से कवि का या कौन से रचनाकार का क्या जन्म काल है। वो ओरल होगा, क्योंकि ये पीडीएफ आपको भी मिलेगी, तो कहीं ऐसा ना हो जाए ये इसमें जो व्याकरण में ये कवि और उनका जन्म काल कहाँ से मैच कर दिया। तो इसलिए आप लोग एक बार जरूर नोट कर लें, कल इसके बारे में कुछ क्वेश्चन जरूर पूछूंगी मैं। कवि एवं उनका जन्म काल, क्योंकि अभी व्याकरण चल रहा है तो हमें इसमें समझ के हमें आगे बढ़ना है। रटा हुआ तो बहुत पहले से होगा, शायद जो बचपन से ही व्याकरण वगैरह रटते चले आ रहे हैं, लेकिन उसको मूल रूप से हमने समझा जो नहीं है उसको समझते हुए चल रहे हैं। जो सिलेबस हमें डिस्कस करें, लेकिन इससे अलग हम कवि और उनका जन्म काल आज देख लेते हैं। तो ये एक पीडीएफ आई थी, तो वो मैंने वैसे आज व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी और आज टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगी। तो ये काफ़ी अच्छी पीडीएफ है जिन भी रचनाकार की है। तो अब बात करेंगे कुछ साहित्यकार और उनका जीवन काल। तो इसमें सरहप्पा जो है उनका रचना काल है 769 और गोरखनाथ है उनका 845 है, स्वयंभू का 783 है और पुष्यदंत का 10वीं सदी है और नरपति नाला का 1155 है और निम्बकाचार का 1114 से 1162 तक है। तो इन सभी को आपको नोट करना है, बिल्कुल नोट कर लें, क्योंकि कल इससे जरूर क्वेश्चन पूछूंगी, हो सकता है सारे रचनाकारों का ही पूछूं। और जगनिक जो है उनका रचना काल है 1173 और चंद्रवरदाई छूट गए हैं, तो चंद्रवरदाई का है 1168 से 1192 तक, प्लीज नोट जरूर करें। और अमीर खुसरो का है 1254 से
1324 तक और विद्यापति का 1350 से 1440 तक है। और आज हम 20 जो साहित्यकार हैं, 20 रचनाकार हैं, उनके जीवन काल ही देखेंगे। तो सबको आपको नोट करना है और लर्न करना है, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपका नंबर ऐड कर दूं तो मैं आप एक मेल आईडी, अगर आपके पास अभी पेन पेंसिल जो भी हो, उसे एक मेल नोट कर लीजिए, उस पर आप मुझे मेल करिए। ओके 9102। ओके, मैं आपका ये नंबर ऐड कर दूंगी और फिर मुझे यहाँ से कट भी करना पड़ेगा, ये आपका ये पब्लिकली शो हो गया नंबर। और बिल्कुल राकेश जी, स्वागत है आपका। और अब बात करें रामानंद, तो रामानंद का है 1368 से 1468 तक, रैदास का है 1388 से 1448 तक, और कबीरदास का है 1398 से 1518 तक, और कुंभन दास का है 1468 से 1583 तक, और सूरदास का है 1478 से 1583 तक, और बल्लभाचार का 1479 से 1530 तक, और ईश्वर दास का है 1480 से 1560 तक, और मुल्ला दाऊद का रचनाकाल है। ओके, मैं आपका भी नंबर ऐड करती हूँ। मैं सभी का नंबर ये नोट करके बिल्कुल आज ऐड करूंगी पहले। चलिए, मैं इसके बाद में आपको एक नंबर बताऊंगी, आप उस पर मुझे मैसेज करें। तो और कुतुबुन का है 1503 से, और जायसी का है 1492 से 1542 ईस्वी तक। तो ये सभी जो 20 रचनाकार हैं, 20 साहित्यकार हैं, इनका आपको जन्म काल बिल्कुल याद करना है। और इनमें से कल कोई सा भी क्वेश्चन मैं पूछ लूंगी और सभी को याद जरूर करना है। 20 हैं केवल और 24 घंटे होते हैं, अगर दो भी याद कर लोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। तो कल फिर कुछ और बात करेंगे। कल हो सकता है रचनाकार या कुछ रचनाएं हो सकता है रचनाकार ही हो, तो पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आप एक नंबर नोट कर लें सभी लोग, और उस पर आप मुझे मैसेज कर दें, क्योंकि